चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। भारत की राजनीति में एक पार्टी का एक छत्र राज्य कैसे हुआ ये दौर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 1952 से लेकर के 1967 तक का पीरियड। ये इम्पॉर्टेंट है। पहले आप इलेक्शन स्टडी करेंगे 1952 से 57 तक का, देन 57 से 62 तक का, देन 62 से 67 तक का। ये फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हैं, इन्हें कहा जाता है। और इन इलेक्शंस के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस रहा इंडिया की पॉलिटिक्स में, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि चाहे फिर वो लोकसभा थी, पार्लियामेंट, और चाहे फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ थी, जो स्टेट्स होते हैं उनकी विधान सभाएँ। इन दोनों जगह पर कांग्रेस डोमिनेट कर गई थी, स्टेट इलेक्शंस में भी और जनरल इलेक्शंस यानी कि नेशनल इलेक्शंस, सेंट्रल इलेक्शंस। इसमें आप बहुत कुछ समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि कैसे इंडिया के सामने एक चैलेंज था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होल्ड करने का। सेकंड एस्पेक्ट आप समझेंगे कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस मेंटेन रहा। और थर्ड एस्पेक्ट आप समझेंगे कि कैसे ऑपोजिशंस का जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें इसी में कवर होंगी। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत की आज़ादी किस तरह के माहौल में हुई थी। इंडिया जब आज़ाद हो रहा था तो पार्टीशन के दुख से गुज़रा था। बड़े पैमाने पर उस समय 70 से 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए। 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हुई, रेप हुए, लूटपाट हुई, बच्चे भी मार दिए गए और कई सारे बच्चे और औरतें एब्डक्ट कर लिए गए, किडनैप भी कर लिए गए। ये सारी चीज़ें उस दौरान हुई। ऐसे में भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आने वाले दिनों में फर्दर ऐसा कुछ भी ना हो तो कैसे इंडिया को एक यूनिफाइड बॉडी की तरह डेवलप किया जाए, वो भी ऐसे में जहाँ पर भारत में बहुत सारी कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इंडिया यूनिटी चाहता था और ये यूनिटी किसी भी कीमत पर फोर्स्ड या फॉर्ज्ड नहीं होनी चाहिए थी। ये यूनिटी सेल्फ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए थी और बदलते माहौल के साथ एडेप्टिव होनी चाहिए थी, ताकि लोग इसे खुद से ग्रहण करें। यहाँ से ये पता लगता है कि भारत शायद डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को लागू करना चाहता था और भारत ने ऐसा किया भी। आज़ादी के दौरान चाहे जैसे भी बेटर एक्सपीरियंसेस इंडिया को फ़ील हुए हों हिंदू मुस्लिम राइट्स को लेकर के, चाहे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी भारत ने बड़े पैमाने पर यह प्रयास किया कि कैसे देश में डेमोक्रेसी हो और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एग्जीक्यूट भी किया। अगला बहुत बड़ा मुद्दा भारत के सामने ये था कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ा जाए और भारत ने 552 रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम भी किया। इसके बाद लास्ट टास्क था कैसे लोगों की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई किया जाए, जो इतनी लंबी फ्रीडम स्ट्रगल में भारत का साथ देते आए हैं अपने भारत के विकास के लिए और अपने एक भारत की नई स्थापना के लिए। वह नया भारत उन लोगों की नई सोच, नई अभिलाषा पर आधारित होने वाला था। यानी कि जो स्टेट ब्रिटिशर्स ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ईजीनेस और प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्रीज़ के एनक्लोज बना लिए थे, उनको रेलेवेंट बनाना था और उनको कल्चरल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर रीअरेंज करना था। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द विशेज़ एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये 3 कंसेप्ट्स को किसी न किसी तरह से भारत ने सफलता से एग्जीक्यूट किया। लेकिन एक चैलेंज जो बहुत बड़ा था वो था डेमोक्रेसी की स्थापना। ये इतना आसान सपना नहीं था। जिस समय में भारत आज़ाद हुआ उस समय में दुनिया की बहुत से देश आज़ाद हुए, क्योंकि आपको पता है कि ये वो फेज़ था जब कॉलोनियल पावर्स रिट्रीट कर रही थी। ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार 2 में जीतने के बावजूद भी इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह से पस्त हो चुके थे और ब्रिटिशर्स को अब अपने मुल्क ब्रिटेन वापस जाना था। इंटरनेशनल दबाव भी था कि आप अब वापस जाइए और ये जो देश हैं इन्हें मुल्क को आज़ाद किया जाए और लोकतंत्र की स्थापना हो। ऐसे में इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इस तरह की यूनिटी इंटीग्रिटी वाले कंसेप्ट्स बहुत सारी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ ने ऑब्ज़र्व किए, जैसे भारत कर रहा था। इन सभी दिक्कतों और परेशानियों को झेलने के बाद
बहुत से मुल्क ऐसे थे जिन्होंने ये डिसाइड किया उस समय में कि डेमोक्रेसी को अभी अपने देश में लागू करना ये किसी बहुत बड़े डिज़ास्टर से कम नहीं होगा। यानी कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र चाहे स्थापित हो जाए, अभी ये माहौल नहीं है कि इस तरह के एटीट्यूड में लोगों को डेमोक्रेसी दी जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं और आपको नज़र भी आ जाएंगे। जैसे उस समय में सीरिया हुआ करता था, जैसे उस समय में क्यूबा हुआ करता था, जैसे चाइना भी था। लेकिन ऐसे माहौल ऐसा नहीं है कि भारत में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ये बहुत वाइडर स्केल पर एग्जिस्ट कर रहे थे और बहुत इंटेंसिटी के साथ। लेकिन भारत ने ऐसे में भी सबसे बड़ा रिस्क लेने का मौका नहीं छोड़ा और भारत को लोकतंत्र दिया, और वो भी उस मजबूत तरीके से जो शायद दुनिया देखती रह गई। भारत उस समय में वो करने जा रहा था जो विश्व में आज दिन तक पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कि पूरे के पूरे मानव जाति के इतिहास में सबसे पहली बार इतने बड़े लोकतांत्रिक चुनाव होने थे। लगभग 17 करोड़ वोटर थे और उसमें से केवल 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। आज से पहले चुनाव होते रहे थे, लेकिन वह चुनाव केवल मॉडर्न और डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते थे, जैसे यूरोपियंस और नॉर्थ अमेरिकन। यहाँ पर मोस्टली लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, लिटरेट थे, उन्हें वोटिंग सिस्टम और लोकतंत्र का महत्व पता था। लेकिन भारत जैसा मुल्क जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर लोग एग्जिस्ट करते हैं और मैक्सिमम उसमें से इलिटरेट हैं और पुअर हैं, उन लोगों के बीच लोकतंत्र पहुँचाना बड़ी बात थी। दूसरा, भारत ने पूरे विश्व के सामने ये उदाहरण पैदा किया कि किस तरह से एक गरीब और एक अनपढ़ देश भी लोकतंत्र के संस्थाओं को स्थापित कर सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो भारत इतिहास में एक डिवाइडिंग पॉइंट रहा है, एक वाटरशेड रहा है और एक बेंचमार्क रहा है, जिसकी वजह से वो मोनोपोली ब्रेक हुई कि सिर्फ डेवलप्ड एंड मॉडर्न स्टेट, एजुकेटेड एंड एलीट क्लासेस ही डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो आज भी अमेरिका में फॉलो होता है। इसलिए अंततः वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ के जीते हुए लोगों के द्वारा चुना जाता है, सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। कुल मिलाकर के भारत में ये सिस्टम नहीं रहा। भारत में एक बार में ही सभी को वोटिंग का राइट दिया गया, जिसमें औरतें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसा भारत में होने के बाद विश्व के दूसरे देशों ने बहुत बाद में किया, जैसे 1960s और 1970s में जा कर के उन्होंने वुमेन को वोटिंग राइट दिया। कैसे अपनाई भारत ने यह प्रक्रिया, कैसे स्थापना हुई देश में इन चीज़ों की, अब हम डेट बाय डेट उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। भारत जैसा मुल्क जिसने अभी अभी आज़ादी प्राप्त की थी, जिसने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात की थी, इसके सामने अब नेक्स्ट टारगेट ये था कि इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाए। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इसके लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना ज़रूरी थी। 26 नवंबर 1949 इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर हुए और जनवरी 1950 में ही भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिना भारत में चुनाव हो पाना नामुमकिन था। और ये इंश्योर किया गया कि किस तरह से चुनाव किए जाए। मिस्टर सुकुमार सेन उस समय के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। क्योंकि उस समय अदर इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं होते थे, इसलिए वही एकमात्र इलेक्शन कमिश्नर्स थे। ये क्वेश्चन आपको 100% आ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र ही डेमोक्रेसी में चुनाव ही मेन आधार हैं और चुनाव के लिए बनी संस्था का पहला अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट है। सुकुमार सेन जो थे, मिस्टर सेन, इनके सामने बहुत ही गाइजेंटिक टास्क था। भारत में चुनाव करा लेना कोई आम बात नहीं थी। ऐसा लगता था कि यह कुछ हफ्तों की बात होगी, लेकिन जब यह प्रक्रिया शुरू की गई तब समझ आया कि इसमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत थी। इलेक्टोरल रोल बनाए गए उस समय में, और उस समय के इलेक्टोरल रोल्स बनाने में जो समय गया है वो किसी की भी इमेजिनेशन से परे हैं। बिकॉज़ जब सबसे पहला इलेक्टोरल रोल आइडेंटिफाई किया गया, बनाया गया, इलेक्शन कमीशन ने उसे ना कर दिया, बिकॉज़ उसमें लगभग 40 लाख ऐसी औरतों के नाम थे जिनका नाम वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ के नाम से डाल दिया गया था। उनका खुद का नाम लिखा ही नहीं। जैसे वाइफ ऑफ आशीष, जैसे डॉटर ऑफ कुणाल, वुमेन का नेम किधर है पता ही नहीं, क्योंकि तब वुमेन ऐसे ही ट्रीट की जाती थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्टोरल रोल वापस भेजा गया
इंडिविजुअली उनके नाम डाल करके इलेक्टोरल रोल बना। जो नाम डिलीट करने थे वो किए, जो ऐड ऑन करने थे वो किए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनानी थी भारत के लेवल पर। उस समय 489 सीट्स थी लोकसभा की, तो 489 सीट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करना, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बहुत बड़ी बात थी। ये दो चीज़ों से तो फिर भी निपट जाता है इलेक्शन कमीशन। एक तो इलेक्टोरल रोल बनाना, पर्चियाँ बनानी, दूसरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना। बट भारत जैसा मुल्क जिसने चुनाव देखे ही नहीं, जिसमें अनपढ़ता इतनी प्रगाढ़ है, लोग इतनी गरीबी से फंसे हुए हैं, इनसे वोट कैसे किया जाए? इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए 3 लाख अफसरों की ट्रेनिंग की इलेक्शन कमीशन ने, और 3 लाख अफसरों का एक पूरा का पूरा दल तैयार किया जो इस चुनाव को सही रूप देगा। अब फार्मूला क्या निकाला गया? जो पहले 2 इलेक्शनों में यही फार्मूला फॉलो हुआ है, और तीसरे इलेक्शन से लेकर के टिल 40 ईयर्स तक यही सिस्टम चला है जो उसके बाद डेवलप होगा। दोनों सिस्टम समझते हैं। आज जो आप यूज़ कर रहे हैं ये 3rd सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, पहला ऐसा नहीं था। वेरी फर्स्ट इलेक्शन सिस्टम क्या था? जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे या जिस भी किसी पार्टी से खड़े होंगे, जो पोलिंग स्टेशन होगा, पोलिंग रूम होगा, उस रूम के अंदर हर कैंडिडेट के नाम का एक अलग से बक्सा पड़ा होगा। यानी कि एक बक्सा पड़ा होगा, बैलेट बॉक्स, उसमें उस कैंडिडेट का बड़ा बड़ा नाम हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में लिखा होगा। पार्टी का चिन्ह बना होगा, कैंडिडेट का नाम पार्टी का चिन्ह बना होगा, और सभी लोगों को खाली पर्ची, ब्लैंक पर्ची दे दी जाएगी, और उन्हें बोलना है जिस डब्बे में जिसमें डालने का मन है डाल दो। वो किसी भी डब्बे में पर्ची डाल के चले जाएंगे। ना उन्हें निशान के सामने स्टैंप लगाने की ज़रूरत, न नाम पढ़ने की आवश्यकता। निशान, नाम दोनों क्षेत्रीय भाषा में भी लिखे गए हैं। बस निशान देख करके डब्बा पहचान लिया, डब्बे में पर्ची खाली डाल दी, मतलब ऊपर हाथ लगवा देंगे, नीचे टप्पा लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। खाली पर्ची डाल दो। इलेक्शन कमीशन सारे डब्बे खोल के सिर्फ खाली पर्चियाँ काउंट कर रहा है, किसको कितनी पर्ची मिली। ये था पहला इलेक्शन सिस्टम। 20 लाख डब्बे तैयार किए गए स्टील के, क्योंकि मजबूती भी ज़रूरी थी। ये नहीं हो सकता था कि ख़राब हो गए हैं वोट। जो कैंडिडेट हुआ करता था उसके एक न्यूमेरिकल कोड हुआ करता था। उस न्यूमेरिकल कोड को एक एल्युमिनियम वायर के साथ टैग करके उसे एल्युमिनियम के वो जो स्टील का डब्बा था उसके मुंह को, खिड़की को बंद करके उस पर रोल करके स्टैंप कर दिया जाता था, ताकि उसकी जो प्रिस्टाइन नेचर है वो भी कहीं पे ब्रेच ना हो पाए। ये सारा तरीका अपना करके चुनाव कराए गए। फर्स्ट इलेक्शन में भी यही चला, सेकंड इलेक्शन में भी यही चला। थर्ड जनरल इलेक्शन में एक बैलेट पेपर बनाया गया। बैलेट पेपर पे सभी कैंडिडेट के नाम और उनका चुनाव चिन्ह, और लोगों को बोला गया कि जिस भी किसी को वोट डालना चाहते हो उस पर्ची, जो पर्ची आपके हाथ में है, उस पर्ची में उस चिन्ह और नाम के ऊपर ठप्पा लगा दो। ये आज चलता रहा, लेकिन 2004 से भारत में EVM सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम। यानी कि EVM सिस्टम तीसरा तरीका है चुनाव का। कुल मिलाकर के इस सिस्टम के तहत भारत में इलेक्शन कराए गए। सभी के सभी इलेक्शन प्रोसेस को इतनी फेयर एंड फ्री वे में कंसिडर कराया गया कि जो कैंडिडेट हारे थे उनमें से भी किसी ने आपत्ति नहीं की, और सभी ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, नहीं तो पहली बार लोकतंत्र के चुनाव के लिए आप खड़े हैं, चुनाव आप हार चुके हैं, ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप हारे हैं और इसमें धांधली नहीं हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिखाया जो शायद नामुमकिन था। इतनी फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन कराए कि हारने वाले कैंडिडेट ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं हारा ही हूँ, और ये इलेक्शन का फॉल्ट नहीं है, मुझे वोट ही नहीं मिला, मैं इसलिए हारा हूँ। 1951 अक्टूबर में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वोटिंग का। 1952 जनवरी और फरवरी तक वोटिंग चलती है, क्योंकि मैक्सिमम वोटिंग जनवरी फरवरी में हुई, इसलिए इस चुनाव को 1952 का चुनाव कहते हैं। चुनाव तो 1950 में खड़े पैर ही करवाने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करना, इलेक्शन कमीशन का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाना, इलेक्शन कमीशन का अपने 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन करना, इलेक्शन कमीशन का बैलेट बॉक्स 20 लाख बैलेट बॉक्स बनवाना, बैलेट पर्चियाँ बनाना, लोगों को जागरूकता देने में इतना समय चला गया। इसके बाद 1951 में इलेक्शन शुरू हुए, जो 1952 में कंक्लूड हुए, और मार्च अप्रैल में फिर बनती है चुनाव के नतीजे आने के बाद लोकसभा, पहली लोकसभा। इसके बाद 5-5 साल तक चलती है। ये सिस्टम था इलेक्शन का। इसमें कोई शक नहीं है कि
पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में नहीं खड़ी होंगी। हाँ, भारत में उस समय बहुत अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टियां थीं और ऐसा भी नहीं था कि चुनाव के लिए लोगों का अनुपात कम था। जितने भी एलिजिबल वोटर थे उसमें से 50% वोटर टर्नआउट हुए थे वोटिंग के दिन, यानी कि वोटिंग 50% रही है, बड़ी बात है। आज भी 60-65% होती है। तो पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि एक अनपढ़ और गरीब देश भी वोटिंग कराता है। 50% लोग वोटिंग में टर्न हुए हैं और उसके रिज़ल्ट आए हैं जो सभी ने स्वीकार किए हैं। मगर इतने भी अनपढ़ और इतने भी गरीब नहीं कि वो लोकतंत्र के इस जश्न के नतीजे भी ना समझ सकें। मनाए गए नतीजे और एक्सेप्ट भी किए गए, स्वीकार किए गए, सत्ता से 5 साल तक दूर रहे। सत्ता का स्तर तब ये हुआ करता था, लोकतंत्र इस पराकाष्ठा पर था कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे कि पहले 1951 के इलेक्शन में ऑपोजिशन में होते हुए भी भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी कैबिनेट में जगह दी जाती है। यह बहुत बड़ी बात है, एक ऑपोजिशन को आप अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं। ऐसा शायद ना उसके बाद होता है ना हुआ है। तो कुल मिलाकर के बहुत उच्च स्तर की ये गेमें थी, बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी एक दूसरे की और राजनीति का स्तर बहुत ऊंचा था। पॉलिटिक्स को डिफ़िकल्टी नहीं माना जाता था, पॉलिटिक्स को डिफ़िकल्टी दूर करने का एक प्रोसेस माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि कंट्री में पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पॉलिटिक्स आप इकोनॉमी और सोसाइटी को मैनेज नहीं कर सकते। इसी प्रक्रिया में ये कदम था। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक सीट पर 4-4 कैंडिडेट खड़े थे, तो कंपटीशन की भी कोई कमी नहीं थी। पार्टीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया अच्छे बड़े पैमाने पर। काफ़ी समय तक कैंपेनिंग भी हुई है इलेक्शंस की, फिर फाइनली वोटिंग हुई है, देन काउंटिंग हुई है। लेकिन देखा जाए तो 489 में से पहले चुनाव में 364 सीट्स जीतती है कांग्रेस और इसमें कोई शक भी नहीं है कि कांग्रेस ही जीतने वाली थी। लेकिन एक बात थी कि ये जीत अनप्रेसिडेंटेड थी, यानी कि अप्रत्याशित थी। ऐसा नहीं माना गया था कि इतनी सीटें लेकर के जाएगी कांग्रेस, लेकिन फिर भी कांग्रेस काफ़ी अच्छी खासी 364 सीटें, 3/4 बहुमत, 75% ऑफ द सीट्स लेकर के जाना बड़ी बात है। इसके बारे में कई तरह के सवाल उस ज़माने में उठे थे। कांग्रेस को ये लाभ मिला था भारतीय इलेक्शन सिस्टम का, क्योंकि वही कांग्रेस जो 3/4 या 75% सीट्स लेकर के गई थी, इसे वोट शेयर का सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल से 45% ही मिला था। यानी कि जितने लोगों ने वोट डाली थी उसके 45% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट डाली थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 75% सीट मिली। यानी कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था। क्या है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 100 वोट डाला है और 100 वोटों में से जिसको भी 40 मिल गया, बाकी 2 को 30-30 मिला, तो जिसको 40 मिला यानी कि एज़ कम्पेयर टू अदर जिसको हाईएस्ट मिला है वो सरकार बनाएगा, वो जीत जाएगा। ऐसे में आपका ऑपोजिशन आपसे ज़्यादा वोट लेकर के बैठा है 70%, आप 40% लेकर के बैठे हैं, फिर भी आप सत्ता में हैं, वो सत्ता में नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन डिवाइडेड है। लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में चुनाव जीतने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मेहनत करिए, अपना कैंपेन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर लीजिए। दूसरा, अपने ऑपोजिशन के वोट को डिवाइड इतना कर दो कि वो आपके मिले हुए वोट के कंपैरिजन में हमेशा स्मॉल ही नज़र आए। इसलिए आज की डेट में बहुत से कैंडिडेट और बहुत सी पार्टियां खड़ी की जाती हैं वोटें डिवाइड करने के लिए। और आपने पढ़ा भी था भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। भारत में लगभग 700 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां। इनका पर्पस वोट डिवाइड करना है, क्योंकि वोट तो 100% है, उसमें से आपका तो बढ़ता नहीं कभी 25-30%। तो यही हो सकता है कि ऑपोजिशन का वो जो 70% बच रहा है उसे मैं कम से कम 10 टुकड़ों में बांट दूँ, ताकि सबके हिस्से 7-7% ही आए, फिर भी मेरा 30% ही सबसे ज़्यादा होगा। तो आप अक्सर देखेंगे इस फलाने ने ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया वोटों का बंटवारा कराने के लिए, इसने ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया उसकी वोट डिवाइड करने के लिए। आप अक्सर सुनते हैं कि ये कैंडिडेट क्यों आ रहा, क्योंकि वोट डिवाइड हो गया था। ये कैंडिडेट क्यों जीता, वोट डिवाइड हो गया था। ऐसे वर्ड चुनाव के दिनों में अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के 364 जीती हुई है कांग्रेस पार्टी, फर्स्ट बनी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सीट मिला लें अगर तो 30 से अबव जाता, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसने परफॉर्म किया वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। और कितनी सीटें मिलती हैं उसको? केवल मात्र 16 सीट्स। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का ये हाल है। तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि अगर सारी अपोजिशन पार्टी को भी हम मिला लें तो सारी की सारी अपोजिशन पार्टी में से
किसी भी एक पार्टी को कुल मिला करके 1/10 नहीं मिला जितना कांग्रेस को मिला, उसका 1/10 भी नहीं मिला। तो ये हाल था सारी की सारी ऑपोजिशन का उस समय में। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाली ऑपोजिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन तब नहीं था। प्रूव करेंगे हम कि ऑपोजिशन भी तब था। मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा होता है, कांग्रेस को इतनी अप्रत्याशित जीत क्यों? भाई देखिए, कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह शुरू होता है 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ही चाहते हैं कि भारत में कोई ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप खड़ा हो जाए जो उस लेवल पर जो रेडिकल एस्पेक्ट है, जो बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस खड़ा होना चाहती हैं, उनको खड़ा ना करके हम कुछ उन लोगों को खड़ा करते हैं जो थोड़े मॉडरेट हैं, जो एजुकेटेड हैं, न्यू मिडिल क्लासेस हैं, एलीट सेक्शन है, जो हमारी टेक्निकल बातों को टेक्निकल वे में समझेगा और रिस्पॉन्स भी करेगा। अगर इनके अलावा मासेस खड़े हो गए, पॉपुलर राइजिंग्स हो गई, तो फिर बात बनेगी नहीं देश में और फिर हमें मौका नहीं मिलेगा अपनी बात टेक्निकलिटी से समझाने का। विद्रोह होगा, विद्रोह को या तो दबाएंगे या फिर हमें देश छोड़ करके जाना होगा। ऐसे में खुद अंग्रेज़ों की मदद से ही अंग्रेज़ चाहते भी थे कि एक कांग्रेस बने, लेकिन कांग्रेस ने बनने के बाद ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के लिए काम किया। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर देश के स्तर पर काम किया। बनने के बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से संगठन के तौर पर उभरी थी। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कांग्रेस का उस समय में एक्सपेंशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही नहीं था, इन बिल्ट भी था, इंटरनल भी था। कांग्रेस ग्रास रूट लेवल तक, पंचायतों तक भी पहुंची थी। कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम गांधी जी के 2 आंदोलनों ने किया था। पहला असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस दौरान गांधी जी ने लोगों को, कांग्रेस के वर्कर को गांव-गांव जाने को कहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया था चौरा चौरी की घटना के बाद, उसके बाद से लेकर 1931 तक ऑलमोस्ट 10 साल तक गांधी जी बैक स्टेज पर जा कर के चुपचाप गांव के स्तर पर लोगों के उत्थान के लिए काम करते रहे थे। इस दौरान कांग्रेस का संगठन बड़े पैमाने पर पहुंचा लोगों तक। तो पंचायती लेवल से, गाँव के लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न, स्टेट, सेंटर लेवल तक एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना और इतनी लंबी पॉलिटिकल हिस्ट्री होना, ये कांग्रेस का एडवांटेज दे करके गया। दूसरी बात, कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल का मेन चेहरा थी। यानी कि पिछले 200 साल से अगर आप देखें तो भारत अंग्रेज़ों के शासन का दंश भोग रहा था। ऐसे में कोई ना कोई वर्ग ऐसा था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम करता था। लेकिन 1885 के बाद दौर ऐसा शुरू हुआ जिसने एक कंसंट्रेटेड वे में अप्रोच अपनाई और टेक्निकल पाथ पकड़ करके ऑपोजिशन करना शुरू किया। ये दौर कांग्रेस का था। शुरुआत के 20 साल मॉडरेट फैक्शन ने किया और उसके बाद के 20 साल एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ने, गरम दल और नरम दल दोनों ने ही अपना रोल प्ले किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान कांग्रेस बड़े पैमाने पर पब्लिसाइज़ हुई। कांग्रेस की बच्चे बच्चे में एक इमेज बनी और उस टाइम पर कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट रोल प्ले करने लगी थी। यानी कि कांग्रेस जैसे केंद्र में हो और देश के जितने भी छोटे दल हैं या कोई भी नई विचारधारा या कोई भी नई पार्टी है, वो कांग्रेस में ही आके मर्ज या ब्लेंड हो जाती थी। तो कांग्रेस की एक मोनोपोली पूरी कंट्री में बन चुकी थी और ऐसा लगता था कि जैसे भारत को रिप्रेजेंट कांग्रेस ही करती है और ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो अंग्रेज़ों का हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही हुआ था। क्योंकि जो 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मेनली डोमिनेटेड थी बाय द कांग्रेस और उसी कांग्रेस के साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया था 15 अगस्त 1947 को। कहने का मतलब ये था कि ट्रांसफ़र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हुआ था, संविधान सभा को ही देश सौंपा था अंग्रेज़ों ने जाने के समय, लेकिन उस संविधान सभा में डोमिनेंस किसका था? भारत का था। किसका था? कांग्रेस का था। इस बात को हमें समझना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला। नेक्स्ट आस्पेक्ट ये है कि अभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका जन्म ही अभी हो रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका जन्म 1948 में ही हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत बड़ी बात है कि सोशलिस्ट पार्टी का जन्म ही 1948 को हुआ। कुछ पार्टियां ऐसी थी जैसे स्वतंत्रता पार्टी 1951 में जन्म हुआ, 1959 में जन्म हुआ। ये पार्टीज़ जो अभी आज़ादी के दिनों में ही बनी हैं या आज़ादी के बाद बनी हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने में, इनको कैंपेन करने के लिए, इनको पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए उतना टाइम मिला ही नहीं और लोगों में इनकी पब्लिसिटी भी नहीं थी। लोग इन्हें इंडिविजुअली जानते भी नहीं थे। अगर जानते भी थे तो कांग्रेस के नाम पर जानते थे, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी 1934 से कांग्रेस के सोशलिस्ट विंग के तौर पर ही काम कर रही थी और इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही कहा जाता था। 1948 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और ये कहा अपने मेंबर्स को कि डबल मेंबरशिप नहीं मिलेगी।
या तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रहेंगे या सोशलिस्ट पार्टी के। तो उस टाइम पर 1948 में कांग्रेस से निकला एक फैक्शन जिसने अपना एक नया ग्रुप और एक नया पार्टी बनाई, वो थी सोशलिस्ट पार्टी। कुल मिलाकर के इनके कंपैरिजन में कांग्रेस के पास लंबा समय था कैंपेनिंग के लिए और कांग्रेस लंबे समय से कैंपेन कर रही थी। इसके अलावा इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेबल बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी जवाहरलाल नेहरू जैसा सीजन्ड पर्सन जो पॉलिसी मेकिंग में बहुत एक्टिवली एंगेज थे पिछले बड़े लंबे समय से, जो अंग्रेज़ों के साथ नेगोशिएशंस बहुत लंबे समय से कर रहे थे, राजनीति को बहुत गहराई से समझते थे और जनता में उनकी पैठ बहुत अच्छी थी, सेकुलर इमेज थी। मुस्लिम्स में भी इक्वली एक्सेप्टेबल थे और हिंदूज़ में भी एक्सेप्टेबल थे बड़े पैमाने पर। इन सारे कारणों से जवाहरलाल नेहरू के साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। पॉलिसी डिसीजन मेकर बड़े अच्छे हुआ करते थे और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सोशल व्यूज़, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हर चीज़ पर उनके एक बहुत ही कंसोलिडेटेड विचार हुआ करते थे जो देश के लिए बहुत बड़ी गाइडिंग लाइट का काम करते थे। इन सभी चीज़ों का लाभ कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती, ये आपने भी देखा। लेकिन ऐसे दौर में जब कांग्रेस इतने ज़बरदस्त मोड़ से गुज़र रही थी तो क्या होता है कि अदर पार्टीज़ का भी निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरी बात, जब सिंगल पार्टी रूल ही था कंट्री में 1952 से लेकर के 1967 तक, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का लोकतंत्र ही था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेसी थी। अगर डेमोक्रेसी थी तो फिर क्रिटिसिज्म का इसमें क्या स्कोप था? क्या जो सेंटर में था स्टेट्स में भी वही हो रहा था? क्या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने शुरुआत के इन 17 सालों के दौरान कांग्रेस को कभी चैलेंज नहीं दिया? अब इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस का एक और रूप समझ में आएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने बिहेव किया जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का जन्म होता है। इस बात को समझिएगा। इतना समझ आया? जिस समय चुनाव जीते गए कांग्रेस के द्वारा भारत के स्तर पर, ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस को चैलेंज मिला था लेजिस्लेचर्स में, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ थी वहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनी, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे एरिया माने जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया था जम्मू कश्मीर, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, यानी कि आज की डेट में उस समय शेख अब्दुल्ला की पार्टी जो हुआ करती थी, आज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सरकार बनती है केरला के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में। इसके अलावा अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें जो उस टाइम पर लोकसभा के चुनाव हुए थे, ऐसे में भी कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस को हार देखनी पड़ी थी, जैसे मद्रास का इलाका था, जैसे उड़ीसा का इलाका था, जैसे कोची का इलाका था केरला में। ये कुछ इलाके हुआ करते थे यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं पटकनी खानी पड़ी थी। लेकिन अगर लेजिस्लेचर्स में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है CPI का। देखिए 1920s के दौर से ही एक पार्टी का जन्म हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था और इस रशियन रेवोल्यूशन से ही पूरे विश्व भर में एक सोच का जन्म हुआ था, वो सोच थी समाजवाद। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो हुआ करती थी, क्यों ये सेकंड हाईएस्ट सीट्स लेकर के जा रही थी? वाई? इसके पास भी कांग्रेस वाली कुछ एडवांटेजेस थी। 1917 में जब रशिया में रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जब सोशलिज़म का थॉट फैल जाता है। सोशलिज़म क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा। एक दौर ऐसा था पूरे वर्ल्ड में जब सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इम्पॉर्टेंट हो गई थी, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसका टारगेट सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है? अगर आप अपने जो इनपुट्स हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दें। इनपुट्स में क्या आता है? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके दम पर प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ की। इसमें से लैंड और लेबर जो है, ये अगर आप कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो दौर था जब विश्व भर में यूरोपियन कैपिटलिस्ट निकले और पूरे वर्ल्ड के लैंड को एक्वायर किया, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, और लेबर को, यानी कि वहाँ के लोगों को सब्जेक्ट बना लिया और अपने लिए काम कराया। इसे पूंजीवाद कहा जाता है, जिसमें आप केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, उस लेबर की इनरिचमेंट के लिए, उसके बेनिफिट के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, उस लैंड की डेवलपमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। इसको काटने के लिए 1917 में रशिया में लेबर, यानी कि एग्रीकल्चरल के पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर लेबर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके विद्रोह किया कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़, और ये जो क्रांति है वो रशियन रेवोल्यूशन कहलाया और यहाँ से सोशलिज़म का दौर जन्मा। यानी कि
किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करने का मौका नहीं रहना चाहिए, किसी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ना बनानी दी जाए। इससे क्लास बेस्ड डिवीज़न प्रमोट होती है, अमीर और गरीब की खाई बनती है। एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई जाए और वह सरकार देश के सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले ले और सभी कुछ खुद ही प्रोड्यूस करे, यानी कि टोटल नेशनलाइजेशन, और देश के सभी लोगों को उस रिसोर्स में हिस्सेदारी दे, उनके काम के दम पर कितना काम किया, कितने घंटे काम किया, क्या मेरिट है, क्या स्किल है, और इस तरह से देश चले। यानी कि देश के सभी रिसोर्सेज नेशनलाइज हों, पब्लिक सेक्टर में हों, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हों। एक तरफ कैपिटलिज्म, टोटल प्राइवेटाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक तरफ सोशलाइजेशन, टोटल गवर्नमेंट, टोटल नेशनलाइजेशन एंड कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। ये कंसेप्ट आया और यह भारत में भी प्रचलित हुआ और पूरे विश्व में फैलने लगा। ऐसे में भारतीय फ्रीडम फाइटर भी इससे इन्फ्लुएंस हुए और सोशलिज्म ज़रूरी भी था, क्योंकि अंग्रेज़ों का पूंजीवाद बहुत ख़तरनाक हो चुका था। ऐसे में 1920s के दौर से ही ये लेफ़्ट पार्टीज़ जो थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाने लगी थी वर्कर्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। ट्रेड यूनियंस भारत में बनने लगी थी, एग्रीकल्चरल और पीजेंट यूनियंस भी बनने लगी थी और काम आगे बढ़ने लगा था। इसकी वजह से इनके पास भी एक एक्सपेंशन थी, नेशनल लेवल की एक होल्ड था। इनका भी ग्रास रूट लेवल तक एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था पीजेंट्स, किसानों के बीच में और शहरों में वर्कर के बीच में। यही कारण है जिसका लाभ इसे मिला कि फाइनली ये भी जनरल इलेक्शन में कहीं ना कहीं 16 सीटें लेकर के गई थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के गई। लेकिन केरल में सिचुएशन अलग हो जाती है। केरल में 1952 के चुनाव में भी उस लेवल पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से सरकार बनाने में सफल होती है। 1957 के चुनाव में 126 सीट्स वाला ये जो केरल है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 60 सीट्स मिलती हैं और 5 इंडिपेंडेंट्स को साथ लेकर के, यानी कि 126 में से आपको अगर सरकार बनानी है तो 64 सीटें आपके पास होनी चाहिए। 65 सीट्स लेकर के CPM जो है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपनी सरकार बना लेती है केरल में। केरल में ये जो सरकार बनाई जाती है, गवर्नर नंबूद्रीपाद इनके नेता है बहुत अच्छे कम्युनिस्टों के, नंबूद्रीपाद को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन इसी समय कांग्रेस को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और कांग्रेस पूरे के पूरे केरल में अपने लोकल कांग्रेस विंग के थ्रू उपद्रव पैदा कराना शुरू कर देती है। फाइनली सिचुएशंस इतनी बिगड़ जाती हैं केरल में कि राइट्स होने शुरू हो जाते हैं और इन राइट्स की वजह से ही केंद्र की सरकार ये इल्ज़ाम लगाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग केरल की सरकार नहीं चल रही है, इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी लगानी होगी। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी कहा जाता है। और ये प्रेसिडेंट रूल जब यहाँ पर शासन लागू हो जाता है, इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म भी होता है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया और नीचे गिरा दिया किसी न किसी तरीके से और अपनी पावर्स को मिसयूज़ किया। कम्युनिस्टों की केरल में बनी ये सरकार, ये वर्ल्ड की पहली शायद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ये एक नायाब बात है। दूसरी, भारत की तरफ से लगाई गई ये जो इमरजेंसी है, ये शायद भारत की तरफ से आज़ाद भारत में लगाई गई पहली प्रेसिडेंट रूल है, पहली कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी है। इसके बाद तो ये बेअंत बार लगाई गई और अलग अलग राज्यों में लगाई गई। तो ये केरल का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC के अकॉर्डिंग। एक तो आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या पूरे भारत में सरकार बनी थी केंद्र की? नहीं, कांग्रेस की सरकार पूरे भारत में नहीं थी। केरल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कंपटीशन दिया था। दूसरी बात यह है कि कौन सी सरकारें थी, तो आपको याद रखना है केरल में कम्युनिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और आज भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अब फाइनली वहाँ से वो कहीं ना कहीं हिल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को, ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि ऑपोजिशन का क्या स्कोप रहा होगा उस समय, कांग्रेस को किस तरह से अपोज़ किया गया और किस तरह से कांग्रेस का काम रहा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि जब 1952 में इलेक्शंस हुए थे तो उस लेवल पर ऑपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता था कांग्रेस के सामने। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ये बात ठीक है कि ऑपोजिशन को किसी को 4 सीटें मिली थी, किसी को 3 सीटें मिली थी लोकल लोकसभा में, लेकिन इतनी कम सीटों वाला ऑपोजिशन भी बहुत ज़रूरी था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। वाई? ऑपोजिशन ने अपना बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया ऑलवेज़ जब कांग्रेस पॉलिसी मेकिंग करता था। यानी कि ऑपोजिशन के पास इतनी नंबरिंग तो नहीं थी क्योंकि वो कांग्रेस के किसी लेजिस्लेशन को फेल कर सके, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का काम बहुत अच्छे से किया।
पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कांग्रेस की, और कांग्रेस की एक सबसे बेस्ट आदत थी कि जितने भी क्रिटिसिज्म थे इन्हें बहुत हेल्दी वे में हैंडल किया गया और पॉलिसी में चेंजेस इंड्यूस किए गए। आज जो रिजिडनेस नज़र आती है पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ऐसा नहीं हुआ करता था। जो भी परिवर्तन सुझाए जाते थे उनमें से मोस्टली जितने भी लॉजिकल और तर्क संगत वाले परिवर्तन हैं ये अपना लिए जाते थे। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया गया ऑपोजिशन की तरफ से लेस नंबर होने के बावजूद भी। सेकंड एस्पेक्ट ये था कि अगर ऑपोजिशन नहीं है और जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं ना कहीं नॉन एगैलिटेरियन सोसाइटी बना रही है जिसमें सत्ता ताकत पूरी की पूरी कंसंट्रेट कर गई है एक पॉलिटिकल पार्टी में, इसका जवाब ये भी हो सकता है एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यानी कि डेमोक्रेसी से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, एंटी डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट हो। लेकिन एंटी डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं क्योंकि छोटे ही नंबर में सही लेकिन ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती थी, और ऑपोजिशन के इस एग्जिस्टेंस की वजह से डेमोक्रेसी चाहे छोटे ही फॉर्म में थी लेकिन एग्जिस्ट कर रही थी। इसलिए एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कभी ताकत उस लेवल पर मिली नहीं।